क्वेश्चन 30 देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है और हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है और हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y और हमें इसको करना है मिनिमाइज। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं जहां पर x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। सबसे पहले तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे एंड फिर फिजिबल रीजन को निकालेंगे और फिर हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इनका ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y और यहां पे लोगे आप इज इक्वल टू का सिंपल, क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पर आप ग्राफ बनाने के लिए कर सकते हैं x को जीरो लेंगे, x को जीरो लेंगे तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अगर आप y को जीरो लेंगे तो x कितना आ जाएगा दैट इज 8 आ जाएगा। उसके बाद ग्राफ ऑफ अब इसका ग्राफ बनाएंगे। यहां पर भी सिमिलरली आप x को जीरो लोगे तो y आ जाएगा 6 और y को जीरो लोगे तो x आ जाएगा 4। एंड किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट्स इनफ है उसका ग्राफ बनाने के लिए। तो जरा देखिए हम इसका बनाते हैं ग्राफ। पॉइंट्स कहां तक जा रहे हैं? पॉइंट्स जा रहे हैं 6 तक, 4 तक और 8 तक। तो आप इसमें 2-2 के इंटरवल्स ले लो। जैसे यहां पे ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10। सिमिलरली यहां पर एंड आप देखिए ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। क्योंकि कोई भी पॉइंट नेगेटिव नहीं आया है तो इसकी जरूरत नहीं है इसको आगे बढ़ाने की, आप यहीं पे से छोड़ सकते हैं। अब बनाते हैं पहला पॉइंट। x0 y4 कहां पर होगा? यहां पे होगा। दिस इज 0,4। 8,0 x8 y0 कहां पर होगा? यहां पर होगा। इन दोनों को मैप कर दीजिए, मिला दीजिए इन्हें। सो दिस लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। x प्लस 2y हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। ये बन गई पहली लाइन। अब दूसरे वाली को बनाते हैं x0 y6। x0 y6 कहां पर है? ये रहा पॉइंट। एंड x4 y0 है यहां पर। दोनों को मैप कर दें। एंड दिस लाइन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमें यहां पर निकालना है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन निकालने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि लाइंस ओरिजिन को कंटेन कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। कैसे चेक करते हैं? देखिए ओरिजिन सबके इस तरफ आ रहा है, ये रहा। मैं ना इस लाइन में पहले वाली लाइन को ले लिया, x प्लस 2y इज लेस देन 8। इक्वल टू वाला सिंबल अब आप छोड़ देंगे और ओरिजिन को यहां पर पुट कर दीजिए। 0 प्लस 0 इज लेस देन 8, 0 इज लेस देन 8। क्या ये बात सही है? ये सही बात है। मतलब ये जो इनइक्वलिटी है वो ओरिजिन को कंटेन करती है, मतलब इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ऐसे ही दूसरे वाले को चेक कर लेंगे। 3x प्लस में 2y इज लेस देन 12। यहां भी ओरिजिन को पुट कर देंगे। 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, 0 इज लेस देन 12। सही बात है, यानी ये भी ओरिजिन को कंटेन करेगी। इसका जो फिजिबल रीजन है वो भी ओरिजिन की तरफ रहेगा। और x, y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इनके और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में फिजिबल रीजन ये बन रहा है जो मैंने शेड कर दिया। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स देख लो। कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है दैट इज 0,0 और एक ये a है दैट इज 4,0।
एक ये B है जिसको कि हम निकाल लेंगे, और एक ये C है दैट इज 0,4, एंड ये इसको नाम दे दो सम O। अब एक कॉर्नर पॉइंट ऐसा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो ये कॉर्नर पॉइंट होगा। तो यहां पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके। जैसे अब देखो, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कर लेता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और दूसरे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, और इसमें से कर देते हैं उसको सब्ट्रैक्ट। ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस का 4y, यहां पे आ गया माइनस का 12, ये कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3 यहां रख दो, 3x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो यहां पे आ गया 3x इज इक्वल टू 12 माइनस का 6, 3x इज इक्वल टू 6, यहां पे आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, x2 y3, सो दिस इज 2,3। ये हमारे पास क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आ गए। अब सभी कॉर्नर पॉइंट्स को हम z के अंदर रखेंगे, z एट o, दैट मींस 0,0, z में रख दो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, यानी सारा 0 हो गया। उसके बाद z एट 4,0, दैट मींस a, तो यहां पे आ जाएगा -3 इंटू 4 प्लस 0, यानी माइनस का 12, z एट b यानी कि 2,3, तो यहां पे आ जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये हो गया माइनस का 6, ये प्लस का 12 इज इक्वल टू 6। z एट c दैट मींस 0,4, तो यहां पे आ गया -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, दैट इज ये हमारे पास आ गया दिस इज 16। तो हमारे पास सभी पर हमने वैल्यू निकाल दी, 4,0 पर भी और 0,4 पर भी हमने वैल्यू निकाल दी, 0,0 पर भी और 2,3 पर भी, 4 कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल दी है। अब वो कह रहा था कि आप कर दीजिए इसको मिनिमाइज, तो आप चेक करें कि सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है। आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसी कॉर्नर पॉइंट पर z जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आप कहेंगे z इज मिनिमम एट किस पॉइंट पर, 4,0, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 12, क्योंकि माइनस जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो छोटे होते हैं जीरो से भी, तो सबसे छोटी वैल्यू ये रहेगी, एंड वो आपको 4,0 पॉइंट पर यहां पर मिल रही है। क्वेश्चन 31 देखिए, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स, अ सैंपल, हमारे पास एक लॉट है, एक बल्ब्स का लॉट रखा हुआ है जिसमें बल्ब्स हैं हमारे पास, उसमें 30 बल्ब्स हैं, टोटल जो बल्ब हैं वो 30 हैं, उनमें से 6 जो बल्ब हैं वो डिफेक्टिव हैं। A sample of 2 bulbs is drawn at random one by one with replacement। आपका क्या है कि वहां पे एक बल्ब निकाला और दूसरा बल्ब निकाला, पहले को वापस रख दिया फिर दूसरा, मतलब रिप्लेसमेंट के साथ 2 बल्ब निकाले गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, कि वहां से हमने कितने डिफेक्टिव बल्ब निकाले हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए, एंड हेंस फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और मीन बताना है किसके लिए, डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। तो मैं डाटा को जरा लिखता हूं, क्या दे रखा है, देयर आर 30 bulbs out of which 6 are
डिफेक्टिव, जिनमें से कि जो आपके 6 हैं वो क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, कि हमें एक डिफेक्टिव बल्ब मिले, इस इवेंट को हमने नाम दे दिया है ए। और यहां पर P ऑफ A, एक डिफेक्टिव बल्ब आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, जरा समझिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पे फेवरेबल यानी कि फेवरेबल कितने हैं 6, डिफेक्टिव कितने हैं 6 हैं आपके, और टोटल कितने हैं 30, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 हो गई। और डिफेक्टिव बल्ब ना आना, दैट मींस ए कॉम्प्लीमेंट, वो हो जाएगी 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। क्योंकि 1 में से किसी के होने की प्रोबेबिलिटी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। अब हम यहां पे रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल for number of defective bulbs। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हम 2 बल्ब निकाल रहे हैं वहां से, तो क्या क्या वैल्यू x की हो सकती है, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना आए, मतलब 0 रहे नंबर, या हो सकता है कि एक डिफेक्टिव बल्ब आ जाए, या हो सकता है कि दोनों के दोनों ही डिफेक्टिव बल्ब आ जाएं। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब हम 2 बल्ब वहां से निकाल रहे हैं तो हो सकता है एक भी यानी कि 0, एक भी डिफेक्टिव ना आए, एक डिफेक्टिव आ जाए, या दोनों ही डिफेक्टिव आ सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नो डिफेक्टिव बल्ब। एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना मिले, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले वाला भी डिफेक्टिव नहीं है और दूसरे वाला भी डिफेक्टिव नहीं है। इसको आप लिख सकते हो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ए कॉम्प्लीमेंट, और पी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 4/5 और यहां पर भी 4/5, यानी इसकी वैल्यू आ गई 16/25। इसके बाद हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिफेक्टिव बल्ब, कि हमें एक डिफेक्टिव बल्ब मिले, इसको हम कह रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां आप समझो कि जो पी एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, वो 2 तरीके से मिल सकता है। हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो दूसरा ना हो, या फिर हो सकता है कि पहला ना हो दूसरा डिफेक्टिव हो। देखिए एक डिफेक्टिव बल्ब हमें 2 तरीके से मिल सकता है, हो सकता है पहला डिफेक्टिव हो जाए दूसरा ना हो, या फिर पहला ना हो दूसरा हो जाए। इसको आप लिख सकते हो पी ए इंटू में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू में ए। इसको आप लिख सकते हो पी ए इंटू में पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू में पी ए। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो यहां पे आ जाएगा पी ए की वैल्यू 1/5, दिस इज 4/5, 4/5 इंटू 1/5, एलसीएम इज 25, और यहां पे आ गया 4 प्लस 4 दैट इज 8/25। नाउ नेक्स्ट निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डिफेक्टिव बल्ब, 2 डिफेक्टिव बल्ब हमें मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी। जरा देखिए कैसे कर सकते हैं, ये हो सकता है पहला भी डिफेक्टिव दूसरा भी डिफेक्टिव। इसको लिख सकते हो पी ए इंटू में पी ए, यानी कि इसे लिख सकते हो 1/5 इंटू 1/5, तो ये हो गया 1/25।
प्रोबेबिलिटी सबकी मिल गई, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बना लोगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे बनाते हैं हम? यहां पे लिखोगे x, यहां पे लिखोगे पी एक्स। x 0 है, 1 है और 2 है। पी एक्स इज इक्वल टू 0 की जो वैल्यू है वो आई है, दैट इज 16/25, 8/25 एंड 1/25। तो ये तो हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम निकालते हैं मीन। मीन निकालने के लिए आप क्या कहोगे? दिस इज एक्स आई एंड दिस इज पी एक्स आई। तो यहां पे 0, 1, 2, यहां पे 16/25, 8/25 एंड 1/25। ये हमने टेबल बना दी। अब हम यहां पे निकालेंगे पी आई एक्स आई, या फिर आप कहो एक्स आई पी एक्स आई। मल्टीप्लाई करिए 0, 8/25 एंड यहां पे 2/25, और समेशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई को ही हम क्या कहते हैं? आपका मीन कहते हैं। दिस इज मीन। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 8/25 प्लस में 2/25 और एलसीएम इज 25, ऊपर आ गया 10। तो यहां पे आ गया म्यू, दैट इज मीन, वो हमारे पास 2/5 यहां पे आ रहा है। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई को ही हम क्या कहते हैं? आपका मीन कहते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे चैलेंजिंग जो टास्क थोड़ा सा था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया जाए, और जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे फिर मीन आप इजीली यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। यूजिंग द इनवर्स ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर उस ए इनवर्स का हमें यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हम इसका इनवर्स निकालते हैं एंड फिर उसका यूज करेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जरा देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे आ जाएगा 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इस डिटर्मिनेंट को जरा सॉल्व कीजिए। 4 2 जा 8 माइनस, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 1 आएगा तो ये प्लस का 1 बन गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0, और ये माइनस का 9, ये प्लस का 9 हो गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 6, यहां पे आ गया प्लस का 2, यहां पे आ गया प्लस का 9 या माइनस का 12 आ गया। तो यहां पे आ गया माइनस का 1 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसके निकालते हैं कोफैक्टर्स। सबसे पहले a11 -1 की पावर 1 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे बचेगा 8 माइनस 6। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2। फिर उसके बाद a12 निकालोगे, -1 की पावर 1 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 9 एंड -1 की पावर ऑड नंबर, ये आ जाएगा माइनस का 9। यहां पर a13 -1 की पावर 1 प्लस 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आ जाएगा 0 माइनस का 6, और -1 की पावर इवन नंबर ये पॉजिटिव रहेगा तो माइनस का 6 आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे a21 -1 की पावर 2 प्लस 1, और यहां पे आ गया इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ गया माइनस का 4 माइनस, ये माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इज 0। और ये नेगेटिव आएगा बट 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। -1 की पावर 2 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 माइनस 6,
ये आ गया 2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, -1 की पावर 2 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे -2, -2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया और ये आ गया माइनस का 1। इसके बाद निकालते हैं A31, -1 की पावर 3 प्लस 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 3 -4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव तो ये आ गया माइनस का 1। A32 निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -3 -0, -1 की पावर ऑड नंबर, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। A33 ये हो गया -1 की पावर 3 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 -0 और ये आ गया आपका 2। तो सारे कोफैक्टर्स मुझे मिल गए। अब हम निकालते हैं एड जॉइंट ऑफ ए। तो एड जॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होता है, वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। 2 -9 -6 0 2 -1 -1 3 2, इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 2 -9 -6 0 2 -1 -1 3 2। ये आ गया एड जॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो यहां पे आ जाएगा ए इनवर्स जो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू में एड जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में। तो जरा चेक करिए, यहां पे आएगा 1 अपॉन -1 एड जॉइंट ऑफ ए, यानी एड जॉइंट ऑफ ए में -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1 की मल्टीप्लाई करते जाओ और लिखते जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये 0 ही रहेगा, ये प्लस का 1, ये प्लस का 9, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये प्लस का 6, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2, क्योंकि माइनस से सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे आ गया सिंपल, यहां पे दिस इज प्लस का 2। ओके, अब हम ए इनवर्स को जरा टैली करें तो -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2। ओके, ये जो एलिमेंट है वो प्लस का आ रहा है, दैट मीन्स हम कुछ मिस्टेक कर गए हैं यहाँ पे। A23 के अंदर, A23 के अंदर हम देखेंगे जरा, -2 और ये प्लस का 3, तो ये आ गया आपका माइनस का, ओके 2 2 के अंदर 4 -6, तो ये आएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और यहां पे हो जाएगा प्लस का 2। तो ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा है यूजिंग द इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हमें सॉल्व करना है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं? अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ax इज इक्वल टू बी। ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में उसे लिखा जा सकता है। ए इनवर्स को निकालना वो एक अलग क्वेश्चन था, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, ए क्या होगा, एक 3x3 की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को लेकर के 1 -1 2, यहां x का कोफिशिएंट नहीं है मतलब आप उसे लिख सकते हैं 0 2 -3 3 -2 4। एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स, जो भी वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने हैं, एंड यहां पे 1 1 3 एक कॉलम मैट्रिक्स, सामने जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। आप ध्यान से देखें, क्या ये वही मैट्रिक्स है? आप अगर इसको मैच करें तो एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक। मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड इज गिवन बाय, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन हमें कहां रखने से मिलेगा, वो हमें रखने से मिलेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के अंदर। तो x क्या है,
एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स हमने अभी निकाला जो अब यहां यूज हो जाएगा, -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2 और बी कॉलम मैट्रिक्स 1 1 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 0 3 यहां पे 9 2 -9 यहां पे 6 1 -6 तो यहां पे आ गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में यहां पे आ गया 1 और यहां 9 से 9 कैंसिल हो गया 2 1 यानी यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड z की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो x y और z की जो वैल्यू है वो मुझे यहां पर मिल गई है। ये क्वाइट इजी टाइप का बट एक लेंथी क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन पर आप फोकस रखेंगे ताकि आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लो, फिर उस ए इनवर्स का ही यूज कर लो इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपको यहां x इज इक्वल टू ए इनवर्स b के अंदर रखने से मिल जाएगा। क्वेश्चन 33 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला एंड उसकी लेटेस्ट रेक्टम के बीच में जो एरिया बनेगा वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है हमारे पास, वो है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax एंड आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। हम आपके लिए ग्राफ यहां बनाएं तो ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। आप ये भी जानते हो कि जो लेटेस्ट रेक्टम है वो एक्चुअली में क्या होती है, एक लाइन होती है जो आपकी पास होती है उसके फोकस से। अगर ये जनरल फॉर्म है तो यहां पर इसका फोकस होगा a,0 तो फोकस से पास होने वाली लाइन दैट इज x इज इक्वल टू a कह सकते हो, वो क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम होती है। पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच में एरिया यहां पर बन रहा है, देखिए जरा ये पूरा एरिया बन रहा है जो मैंने शेड कर दिया। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पर 0 है x और यहां पर है a, तो 0 से a पहले आप ऊपर का एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 टू a लिमिट ले लोगे, 0 टू a y ऑफ पैराबोला dx और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का एरिया भी हो जाएगा 2 0 टू a। यहां से अगर y निकालना है तो इधर ले आओ √4ax, यहां पे आ जाएगा 4 तो बाहर आ जाएगा 2 √a और x √x, दिस इज योर y। तो यहां पे पुट कर लो 2 √x का मतलब x की पावर 1/2 dx, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लो 4 √a और x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और इसके अंदर आप लिमिट पुट कर देंगे दैट इज 0 टू a। अब आप यहां ध्यान से देखें तो ये हो गया 4 √a और ऊपर हो गया है x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, 0 टू a। इसको ऊपर ले जाइए तो यहां पे हो जाएगा 4 √a मल्टीप्लाई 2/3 और यहां पे आ गया a की पावर 3/2 -0। अब पावर को ऐड कर लेंगे 8/3, ये a की पावर 1/2 और यहां पर 3/2 यानी 4/2 कितना हो गया 8a² 3 स्क्वेयर यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पर आपका एरिया आ गया है जो पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच में बनेगा।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट रेक्टम है वो फोकस से पास करती है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स इन जनरल a,0 होते हैं एंड फिर इंटीग्रेशन का यूज करके आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 34 का ए पार्ट देखिए। इफ n डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, n किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। देन R इज अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n। यहां ये बात समझने की है कि अब तक जो रिलेशंस आप पढ़ रहे थे वो ऐसे होते थे कि A टू B, यहां पर ये भी एक सेट होता था और ये भी एक सेट होता था, बट ये जो रिलेशन है वो n क्रॉस n से n क्रॉस n डिफाइंड है, यानी यहां भी कार्टेशियन प्रोडक्ट और यहां पर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पर आप उससे लेते थे एलिमेंट सम a, b, c टाइप के, और यहां से जो एलिमेंट आएंगे वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। और रिलेशन कैसे ओपन होता है? दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन ओपन होता है ऐसे, a की मल्टीप्लाई d से करेंगे और मल्टीप्लाई में इन दोनों का सम। अगर बराबर आ जाता है इसकी मल्टीप्लाई इससे और लास्ट वाले दोनों के सम की, तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेशन रखते हैं। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अब देखिए, फॉर ऑल अगर a बिलोंग्स टू a होता था, तो अगर a कॉमा a R में आ जाए तो R हो जाता था रिफ्लेक्सिव, और a कॉमा b R में है और b कॉमा a R में हो जाए तो R हो जाता था सिमेट्रिक। और मैं कहूं कि a कॉमा b R में है और b कॉमा c भी R में है, और अगर a कॉमा c R में हो जाए तो हम उसे कह देते हैं ट्रांजिटिव। दैट विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस बात को ना आप एक और तरीके से लिख सकते हो। आप इसे लिख सकते हो a कॉमा a बिलोंग्स टू R, आप ऐसे कह दो a इज R रिलेटेड टू a। a कॉमा a बिलोंग्स टू R लिखते थे, आप उसे ऐसा कह दो कि a इज R रिलेटेड टू a। बात वही है। आप यहां पे कह रहे हो कि a इज R रिलेटेड टू b, और फिर आप कह दोगे कि b इज R रिलेटेड टू a। यहां पे आप कहोगे a इज R रिलेटेड टू b, b इज R रिलेटेड टू c एंड a इज R रिलेटेड टू c। आप बोले सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो यहां पर जो एलिमेंट अब हमारे सेट के अंदर होंगे ना, वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b कॉमा a कॉमा b बिलोंग्स टू R, ऐसा लिखने से बेहतर है हम ऐसे लिखेंगे इसे a कॉमा b इज R रिलेटेड टू a कॉमा b। वो खुद के साथ रिलेशन रख रहा है, और अगर वो खुद के साथ रिलेशन रख रहा है ना तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। आपका लिखने का तरीका ये होने वाला है। सबसे पहले हम करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब थोड़ा माइंड में क्लियर कर लो कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा। हम यहां मान लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। हमने कोई a कॉमा b ले लिया है, कहां से? n क्रॉस n से। अब आप समझो कैसे ओपन होता है रिलेशन। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर अगर वो बराबर आ जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, ये दोनों रिजल्ट, तो फिर आप कह सकते हो कि ये आपस में रिलेशन रखते हैं। जरा चेक करिए, ये ए बी है, ये बी ए है। मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा, चाहे ए और बी कुछ भी हो, ए बी आपस में बराबर होंगे। आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी, मतलब दोनों तरफ आपने क्या कर दिया? ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके दो नंबर्स या कुछ भी वैल्यूज इक्वल हैं और आप इक्वल पार्ट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट बनेगा वो भी इक्वल होता है। अब आप इसे ऐसा लिख दो ए बी, इस ए प्लस बी को आप लिख सकते हो बी प्लस ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं बी ए, और ये ए प्लस बी ही है। आप जरा चेक करिए ए बी प्लस ए, बी ए प्लस बी, ये रिजल्ट बराबर आ गए। मतलब हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है
वो आर रिलेटेड है ए कॉमा बी से। ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी। आप देखिए ए कॉमा बी जो है वो खुद के साथ रिलेशन रख रहा है, मतलब खुद के साथ रिलेशन आ गया, सो रिफ्लेक्सिव। फॉर आप लिख दोगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो जो आर है हमारा वो क्या हो गया है, वो रिफ्लेक्सिव हो गया है। नाउ करते हैं फोर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, ए कॉमा बी आर में मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे लेट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ये है आपका, ऐसा हमने मान लिया। और अंदर से हमें रिजल्ट लेके आना होगा कि सी कॉमा डी जो है वो आर, मतलब इसका उल्टा, सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी। अब जरा ये कब आएगा, कंडीशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इन दोनों का सम, इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इन दोनों का सम। अगर मैं अंदर से ये रिजल्ट ले आता हूं तो फिर मैं कह पाऊंगा कि जो सी कॉमा डी है वो आर रिलेटेड होगा ए कॉमा बी से। अब ये मुझे लेके आना है, तब मैं ऐसा कह पाऊंगा। जो मुझे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए। ए कॉमा बी जब आर रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। मुझे लेके आना है सी बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। मैं इस वाले पार्ट को इधर लिख लूं और इस वाले पार्ट को इधर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको मैं ऐसा लिख दूं सी बी, इसको लिख दूं डी प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख दूं डी ए और इसको लिख दूं सी प्लस बी। अब जरा आप इस रिजल्ट को देखिए, क्या ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है। अगर ये रिजल्ट आ गया है तो मतलब मैं कह सकता हूं कि सी कॉमा डी जो है वो आर रिलेटेड होगा ए कॉमा बी से, विच इंप्लाइज सो आर इज सिमेट्रिक। आप समझ गए यहां पर कि ए कॉमा बी जो है आर रिलेटेड सी कॉमा डी हमने लिया था, उसका उल्टा रिजल्ट निकाल दिया, सो आर इज सिमेट्रिक, यानी कि आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, यानी ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब जरा आप थोड़ा माइंड में क्लियर करिए फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां पर भी हम मान लेंगे लेट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड ये वाला पार्ट सेम आएगा, सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ये हमने मान लिए और मुझे यहां से रिजल्ट लेके आना होगा कि जो ए कॉमा बी है, जो ए कॉमा बी है वो आर रिलेटेड है लास्ट वाले यानी ई कॉमा एफ के साथ। और इसको लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, दोनों का सम, इसकी मल्टीप्लाई इससे और दोनों का सम। अगर मैं ये रिजल्ट कहीं से ले आऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। जरा चेक करिए, जब मुझे ये रिजल्ट दे रखे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए कॉमा बी आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी है तो ये लिख सकता हूं दैट इज ए डी इंटू बी प्लस सी, और यहां पे है ए डी बी सी इंटू ए प्लस डी। एंड यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं आपका दैट इज फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, यानी सी एफ इंटू डी प्लस ई, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड सी प्लस एफ, ऐसा लिख सकता हूं। मैं थोड़ा इरेज करने वाला हूं इसे, यहां से केवल ये रिजल्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं जो मुझे लेके आना है, एंड बाकी पार्ट को हम कर रहे हैं इरेज। थोड़ा सोचें कैसे हो सकता है।
काफी इजी है अगर आपको ये दिख जाए। देखिए, इस BC को इधर डिवाइड में, AD को इधर डिवाइड में, ऐसा कर सकते हैं। यहां पे आ गया B प्लस C और BC इधर डिवाइड में आ गया और इधर है A प्लस D और ये AD इधर डिवाइड में आ गया। एंड सिमिलर आप कर लेंगे इसमें, CF को इधर, DE को इधर। तो यहां पर है D प्लस E अपॉन DE इज इक्वल टू C प्लस F अपॉन में CF। ये आ गया। अब जो डेनोमिनेटर में पार्ट हैं उनको आप सभी के डिवाइड में लिखिए। यहां आ जाएगा B अपॉन BC, C अपॉन BC, A अपॉन AD प्लस D अपॉन AD एंड D अपॉन DE, E अपॉन DE, C अपॉन CF, F अपॉन CF। कैंसिल कर रहे हो, कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल करते हैं। B से B, C से C, A से A, D से D, D से D, E से E, C से C, F से F। क्या आ गया यहां पर? यहां पर आ गया 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B, 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A, इसको नाम दे दो 1। यहां पे आ गया 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D, 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C, ये आ गया सेकंड। अब इन दोनों को कर दो ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आप बोले सर हम ऐड क्यों कर रहे हैं? हम ना सारा काम किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये रिजल्ट आ जाए, और ये रिजल्ट आ जाएगा तो मैं A, B आर रिलेटेड टू E, F लिख पाऊंगा। तो जरा देखिए, यहां पे आ गया 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B, एडिशन में आ गया 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D, 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A, 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C। इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लो BE और यहां पे आ गया E प्लस B इज इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लो AF, यहां पे आ गया F प्लस A। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, AF इंटू E प्लस B को B प्लस E लिख सकता हूं, ये इधर मल्टीप्लाई में F प्लस A को A प्लस F लिख सकता हूं। अब जरा इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, AF इंटू B प्लस E, BE इंटू A प्लस F, बन गया ना रिजल्ट। तो आप बोले सर ये रिजल्ट आ गया है, तो आप कह सकते हैं विच इंप्लाइज A, B is R related to E, F, hence R is transitive। तो जो R है आपका वो ट्रांजिटिव हो गया है। R आपका रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया एंड ट्रांजिटिव भी आ गया। सो R is an equivalence relation। तो जो R है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर हो गया है। आपको माइंड में यहां ये रखना है, क्योंकि जो रिलेशन है वो n क्रॉस n पर डिफाइंड है, तो यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और ऑर्डर्ड पेयर के साथ काम करके आप सिमिलर पैटर्न में इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। लेट एफ आर माइनस, हमारे पास एक फंक्शन है r माइनस 4/3 टू r, यानी हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी की डोमेन है पूरे रियल नंबर्स, उनमें केवल माइनस का 4/3 नहीं है, एंड उसकी कोडोमेन है r, एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू में 4x अपॉन 3x plus 4, then show that f is a 1-1 function। हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो एक 1-1 फंक्शन है। also check whether f is an onto function or not, और हमें ये भी चेक करना है कि जो f है वो हमारा onto फंक्शन है या फिर नहीं है। आप जरा समझें कि मान लो हमारे पास यहां कोई फंक्शन डिफाइंड है जिसकी कि ये आपकी डोमेन है A और कोडोमेन है B, यहां पर फंक्शन f डिफाइंड है। अगर यहां पर हर एलिमेंट के लिए मुझे एक यूनिक अलग अलग इमेज मिले, दैट मींस यूनिक इमेज मिले, तो मैं उसे क्या कह दूंगा, एक 1-1 फंक्शन कह दूंगा। इन जनरल हम उसे कैसे दिखाएंगे,
मैं यहां पर x1 और x2 दो एलिमेंट डोमेन से ले लूंगा। x1 की इमेज होगी fx1 और x2 की इमेज होगी fx2। और फिर हम ऐसा मान लेंगे कि जो fx1 है और fx2 है वो एक ही है। फिर दो एलिमेंट की एक इमेज अगर रहेगी तो वो 1 1 नहीं होगा, और हम फिर अंदर से रिजल्ट ले आएंगे कि x1 और x2 भी एक ही हैं। तो फिर एक एलिमेंट की एक इमेज हो जाएगी और फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो हम 1 1 के लिए इसे कर रहे हैं 4 1 1। लेट x1 x2 belongs to R -4/3 सच दैट जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है। fx1 कैसे निकालेंगे? जहां भी फंक्शन में x है वहां पर हम रख देंगे x1। तो ये आ जाएगा 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x1 x2 प्लस 4x1, और यहां पे आ जाएगा 3x1 x2 प्लस 4। ये आपस में कैंसिल हो गए। ओके 4x2 यहां पे आ गया 4x1 इज इक्वल टू 4x2 विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। तो हमने ये शो कर दिया कि जो f है हमारा 1 1 है। हम यहां पर fx1 को fx2 के इक्वल लेके चले और x1 x2 के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि f इज ए 1 1 फंक्शन। अब हमें ये चेक करना है कि f इज ऑन टू और नॉट। 4 ऑन टू। अब ऑन टू की डेफिनेशन आप समझो कि ऑन टू क्या होता है कि अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिल जाए, एक प्री इमेज मिल जाए, तो हम क्या कर देंगे, वहां पर कह देंगे कि फंक्शन ऑन टू है। सभी की प्री इमेज मिल जानी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, मान लो कोई फंक्शन आपने बना लिया, लेट्स से सम a, b एंड a, 1 b, 2 एंड c, 3, जहां पर ये है a b c और यहां पर है 1 2 3, a 1 से b 2 से c 3 से। अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो रेंज आ जाएगी 1 2 3, यहां से 1 2 3, और आप ध्यान से देखें तो कोडोमेन में भी क्या है 1 2 3। अगर आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाता है, देखो रेंज वो एलिमेंट है जिनसे मैप करेगा, और कोडोमेन के इक्वल आ जाने का मतलब है कि हर एलिमेंट मैप कर रहा है। आई रिपीट माय वर्ड्स, रेंज वो एलिमेंट्स हैं जिनसे वो मैप करेंगे, और कोडोमेन के इक्वल आ जाने का मतलब है कि हर किसी से मैप करेंगे। और जब हर किसी से मैप कर रहे हैं तो फिर फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। मतलब अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। और इसी कंसेप्ट का हम यूज कर लेंगे फॉर शोइंग इट इज अ वन टू फंक्शन और नॉट। चेक कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग, बराबर हुआ तो ऑन टू, और अगर नहीं हुआ तो नॉट ऑन टू। तो 4 ऑन टू हम fx को y के इक्वल ले लेंगे, fx इज इक्वल टू y। तो यहां पे आ गया 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x इज इक्वल टू 3xy प्लस का 4y, इधर ले आओ 4x माइनस का 3xy इज इक्वल टू 4y। यहां से x कॉमन ले लो, और x कॉमन लेने पर यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया माइनस का 3y इज इक्वल टू 4y, और यहां पे इसको उधर ले आओ 4y अपॉन 4 माइनस 3y। देखिए 4 माइनस 3y 0 कब बन जाएगा, जब y की वैल्यू आएगी 4/3। y की वैल्यू 4/3 के लिए डेनोमिनेटर 0 बन जाएगा। आप कहेंगे 4x टू बी रियल, यदि x को रियल होना है तो y
नॉट इक्वल टू 4/3, यानी आप कह सकते हो कि जो रेंज है, रेंज हो जाएगी आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 4/3 वहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां y की हर वैल्यू के लिए x आपको रियल मिल जाएगा। अगर आपने उसमें 4/3 रख दी y की वैल्यू, तो फिर आपको डेनोमिनेटर में 0 मिलेगा, टर्म नॉट डिफाइन मिलेगी। मतलब इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी r माइनस का 4/3। और कोडोमेन है रियल नंबर, तो आप कहेंगे हेयर रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। तो जो f है हमारा वो ऑन टू नहीं है। इसी कंसेप्ट का आपको यूज करना है, और अगर ये इक्वल आ जाते देन आप कह देते कि जो फंक्शन है वो आपका एक ऑन टू फंक्शन है।